नमस्कार। जिस वक्त मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वक्त लखनऊ से, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ एक डिनर पार्टी विधायकों की चल रही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी डिनर पार्टी का आयोजन अपनी पार्टी के विधायकों के लिए किया है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और बहुत दिलचस्प वाकया कल होने वाला है। मसला उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का है और राज्यसभा चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। रोमांचक और अखिलेश यादव को एक बार फिर से मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान करना चाहिए या उनको पटखनी देने की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अखिलेश यादव भी एनडीए में सेंधमारी के लिए अपनी रणनीति बनाए। अब होगा क्या उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में, इसके लिए आपको 24 या 30 घंटे तक इंतजार करना होगा जब तक नतीजे नहीं आते। मूल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटें का चुनाव होना है। जो अप्रैल में सीटें खाली होंगी उसका चुनाव 27 फरवरी को लखनऊ में होगा। विधानसभा में वोटिंग होगी और गणित के हिसाब से 10 सांसद जा सकते हैं और बिल्कुल ये तय था कि 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे और 3 विपक्ष यानी अखिलेश यादव की तरफ से उसमें जाने का फैसला किया गया। और ये तय भी था, बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी थी और ऐसा लगा था कि वो 8वां कैंडिडेट उतारने के मूड में नहीं है। लेकिन पीडीए का दिन रात नारा लगाने वाले अखिलेश यादव ने जब लिस्ट जारी की और उसमें जया भादुड़ी, आलोक रंजन पूर्व आईएएस का नाम आया और जया बच्चन का नाम आया और तीसरा नाम रामजी लाल सुमन का आया तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने तुरंत संजय सेठ, जो कि यहाँ लखनऊ के बड़े व्यवसायी हैं, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है, शालीमार ग्रुप उनका है, आप जानते भी होंगे। और संजय सेठ एक समय में मायावती के भी खास रहे और एक समय में अखिलेश परिवार के तो इतने खास थे कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उनको विधान परिषद भेजने के लिए 2 बार उनका नाम भेजा गया और तब के राज्यपाल राम नाईक ने उनको उस पर असहमति दर्ज की और नाम वापस भेज दिया, उनको एमएलसी नहीं बनने दिया। अंत में संजय सेठ को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, संजय सेठ समाजवादी पार्टी से भाजपा में चले गए और वो फिर वहाँ पर वो सांसद बने। अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और खत्म होने के बाद उनको रिपीट नहीं किया था। लेकिन जब जब कैंडिडेट्स की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की तो बीजेपी ने संजय सेठ को दोबारा लड़ाने का, आपको पता ही है कि ये चुनाव किस तरीके का होता है, इसमें पैसे का, इसमें प्रभाव का, किस तरीके का जब चुनाव होता है राज्यसभा का, कई बार आपने इतिहास में पहले भी देखा होगा। तो संजय सेठ चुनाव लड़ रहे हैं और अब संजय सेठ जीतेंगे या हारेंगे, सबकी निगाहें इस पर लगी हुई। ज्यादातर लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि टूट किस पार्टी में होगी। क्या जयंत चौधरी की आरएलडी कल टूटेगी, उनके विधायक टूटेंगे, निगाह इस बात पर भी लगी हुई है। या समाजवादी पार्टी के 3-4 विधायक टूट सकते हैं और वो अखिलेश यादव की तरफ, कल अखिलेश यादव से निकलकर बीजेपी की तरफ वोटिंग कर सकते हैं, इस पर भी निगाहें लगी हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव एनडीए खेमे में कुछ सेंधमारी करके विधायकों को अपने पाले में ले आ सकते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। रामजी लाल सुमन पूर्व लोकसभा सदस्य जो रहे थे, वो अनुसूचित जात से आते हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी अखिलेश। अब सवाल उठता है कि इन जो समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं उसमें अखिलेश यादव शुरू में किन 2 सांसदों का नाम ऊपर रखते हैं और कौन तीसरे पायदान पर आता है और लड़ाई किसके साथ होती। अब मैं इसका गणित थोड़ा आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा दिलचस्पी होगी ये जानने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि ये असल में हो क्या रहा है और इस लड़ाई को इतना दिलचस्प कैसे बनाया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, 4 सीट खाली है, रिक्त है और 399 विधायक इस वक्त है। इन 399 विधायकों में 3 विधायक यानी अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, जो कि घोसी से राजभर की पार्टी से विधायक है, वो जेल में है। रमाकांत यादव जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आजमगढ़ से, वो रमाकांत यादव भी और इरफान सोलंकी भी, ये 2 सपा के
जो विधायक हैं वो जेल में है। इन तीनों को वोटिंग की अनुमति नहीं मिली है। ये तीनों वोटिंग से अनुपस्थित रहेंगे। यानी 396 विधायक कुल होते हैं और एक सीट जीतने के लिए 370 वोटों की जरूरत होती है। सारे विधायक यानी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 2 यानी इंडिया गठबंधन के 108 विधायक एक तरफ है और 288 में सबको, सारे को, कांग्रेस, बसपा को, राजा भैया को, यानी जितने भी विधायक हैं बाकी सबको अगर आप जोड़ लें और सबको बीजेपी के खाते में ही जोड़ लें, हालांकि बीएसपी के विधायक का अभी रुख पता नहीं चला है, तो राजा भैया के 2 हैं, उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि 396 लोग वोट देंगे, 288 एक तरफ है, 108 एक तरफ है। अब 288 में से एक राज्यसभा सांसद को जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। इस लिहाज से अगर बीजेपी के साथ निर्विरोध जब जीतेंगे, जब जाएंगे, तो उनका 288 में से 259 वोट खर्च हो जाएंगे और 29 वोट्स उनके पास बचेंगे और जबकि जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पास 108 वोट हैं और 2 उनके जीतने में 74 खर्च हो जाएंगे, तो उनको 34 उनके विधायक या वोटर बचेंगे, जबकि उन्हें चाहिए 37। यानी अखिलेश यादव को सिर्फ 3 वोट चाहिए और बीजेपी को 8 वोट चाहिए। अब बीजेपी ने इस राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने जयंत चौधरी पर तो पहले से अपना पासा फेंका ही था। आपको याद होगा, अभी याद होगा क्या, आपने पढ़ा और देखा, सुना भी होगा, मैंने कार्यक्रम भी वहाँ से अंबेडकर नगर से किया है। अंबेडकर नगर के बीएसपी के सांसद को बीजेपी में शामिल करा लिया, उन्होंने बीएसपी छोड़ दी। अब उनके पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, यानी वो कल के चुनाव में बहुत संभावना है कि चूंकि बीजेपी में उनके पुत्र चले गए हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी से इतर भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट कर सकते हैं। तो अखिलेश के 34 में से 1 वोट ऐसे गिरा, तो 33 और इधर 30। अब कहानी यह है कि अखिलेश को तब भी 3 वोटों की आवश्यकता है। पहले पल्लवी पटेल ने कहा था कि वो वोट नहीं करेंगी, लेकिन उन्हें तैयार करा लिया है और 34 उधर, जो मूल तौर पर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव के पास 34 और बीजेपी के पास 29। अखिलेश यादव आरएलडी, जो मैंने कहा, आरएलडी के 2 विधायक मुस्लिम हैं, तो क्या आरएलडी के वो दोनों विधायक अपना आगे का भविष्य किधर देख रहे हैं, ये भी इस बात पर है। बहुत लोगों के कहना है कि अखिलेश यादव ने आरएलडी में खुद सेंधमारी की है और एनडीए के कुछ विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी के विधायकों कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को सिर्फ 3 या 4 विधायकों की जरूरत है, जबकि दूसरी तरफ 8 विधायकों की जरूरत, मतलब 30 अगर राकेश पांडे जाते तो भी 30 है, तो 7 विधायकों की जरूरत बीजेपी के संजय सेठ को पड़ेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की बैठक में अखिलेश यादव के कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे। जो डिनर में उन्होंने बुलाया था वो कुछ विधायक वहां नहीं पहुंचे थे और कुछ ऐसे विधायक भी मेरी जानकारी के हैं जो पहुंचे तो थे, लेकिन शायद कल वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं देंगे। दोनों तरफ से सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव एनडीए गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश में लगे हुए हैं और उधर बीजेपी अखिलेश यादव के विधायकों में ही तोड़फोड़ करने में लगी है। वजह यह है कि अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ विधायक लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपनी सीट को खतरे में डाल करके भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आना चाहते हैं। और पिछली बार का जो चुनाव हुआ था आपको पता ही है, राजा भैया ने ऐन वक्त पर पाला बदला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट किया। इस बार उनका ऐलान पहले से है कि वो भाजपा के कैंडिडेट को वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि एक तरफ तो रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन और जया बच्चन है और दूसरी तरफ संजय सेठ हैं जो वास्तव में सेठ हैं। और ये चुनाव धन्ना सेठों का बहुत बार उत्तर प्रदेश में और देश की दूसरी जगहों में हुआ भी है।
तो संजय सेठ के सहारे बीजेपी अखिलेश यादव को एक बार फिर पटखनी देने की तैयारी में है और 108 वोटों के रहते अगर अखिलेश यादव अपना तीसरा कैंडिडेट नहीं भेज पाते हैं तो बहुत कुछ जो वो पीडीए 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 का नारा देते थे, जो वो कहते थे पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और उन्होंने 3 सीटों पर ये फार्मूला कायम नहीं रखा, जिसकी बात पल्लवी पटेल भी कह रही थी और जिसका फायदा बीजेपी ने जानबूझ करके उठाया कि जब जया बच्चन और आलोक रंजन जाएंगे तो अगर तीसरा कैंडिडेट रामजी लाल सुमन हार जाते हैं या उनको वरीयता में नीचे रखा जाता है या चुनाव की दृष्टि में पहले ही चरण की पहले प्रेफरेंस की वोटिंग में ही संजय सेठ जीत जाते हैं, अगर रामजी लाल सुमन हारेंगे तब ये कहा जाएगा कि एक एससी को हराने के लिए ही अखिलेश यादव ने टिकट दिया था। जातिगत समीकरण के लिहाज से जया बच्चन और आलोक रंजन समाजवादी पार्टी के भविष्य की राजनीति के लिए या चुनावी राजनीति के लिए ये दोनों नाम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने बताया सूत्रों के मुताबिक तो ये भी बताया जाता है कि संजय सेठ को पहली लिस्ट में नाम ना आने का कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के उन लोगों को रखा, सारे जातिगत और सियासी और क्षेत्रवाद समीकरण को साधते हुए राज्यसभा भेजने का फैसला जिन लोगों ने किया, उससे उलट अखिलेश यादव ने ये उम्मीदवार तय किए हैं। आज की रात अखिलेश यादव के लिए भी भारी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता भी अपने विधायकों की घेरेबंदी करने में रहे। आज विधायकों को राज्यसभा में चुनाव में वोट डालने की पूरी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें सिखाया गया कि वोट कैसे देना है, क्योंकि खेल यहाँ राज्यसभा में स्याही का भी हुआ है और कलम का भी हुआ है। इसलिए दोनों पक्ष झाड़ एकदम कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। और जयंत चौधरी भी जो इन दिनों बीजेपी से जो बातचीत शुरुआती चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जो उत्साह दिखा था, अब वो धीरे धीरे चौधरी जयंत का भी मामला भारतीय जनता पार्टी का कैसे बनेगा, ये 27 तारीख के चुनाव में वोटों की गिनती और 8वें कैंडिडेट जीतने के बाद ही तय होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में एनडीए का गठबंधन और सीटों का बंटवारा भी इसी के बाद होगा। और जो मेरी जानकारी है, जो चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के 48 घंटे के भीतर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान वहां से कर देगी। तो आप निगाह रखिएगा, बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है और 24 घंटे के बाद आप देखिएगा 24 से 28 घंटे में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो गणित मैंने आपको बताया है उसके जरिए आप इस पर निगाह भी रखिएगा। तो कल का बहुत ही दिलचस्प चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बाकी मैं उलट फेर हुआ तो फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।